हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी फाइनेंस प्लस। आज हम डिस्कस करेंगे सी इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड आल्सो नोन एज मैप माई इंडिया आईपीओ के बारे में। तो ये एक क्विक रिव्यू होगा और हम इसमें डिस्कस करेंगे ये कंपनी का बिजनेस, ये कंपनी का फ्यूचर में क्या क्या चैलेंजेस है, क्या ये आईपीओ ओवर प्राइस्ड है और क्या इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है और एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या दे सकता है लिस्टिंग गेन, वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2009 में मैप में इंडिया का जो फाउंडर थे राकेश वर्मा, ये बोले थे एवरी कार एंड एवरी मोबाइल हैंडसेट इन इंडिया शुड हैव ए मैप में इंडिया मैप लोडेड। तो ये कंपनी का गोल था। इसे देख के लगता है कंपनी का बहुत एम्बिशियस गोल था। और ये 2009 में जब एंड्रॉयड नहीं था और गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं था और गूगल मैप इसमें इनबिल्ट नहीं आता था, उस टाइम की बात है। क्या 12 साल बाद ये कंपनी अपना गोल अचीव कर पाया? तो ये पूरा नहीं अचीव कर पाया, लेकिन हाफ अचीव कर पाया। क्योंकि आपकी जो मोबाइल हैंडसेट है इसमें मैप में इंडिया का मैप नहीं है। किसका मैप है? गूगल मैप में है। और लेकिन अगर आप एक कोई कार डीलरशिप में कांटेक्ट करेंगे और उनको पूछेंगे कि आपका जो इनबिल्ट नेविगेशन ऐप है आपका कार में जो यूज़ होता है वो क्या है, तो आप शायद ये नाम सुनेंगे कि मैप माई इंडिया। और जैसे कि इंडियन, ये सिर्फ इंडियन ओन्ड कंपनी नहीं, अलग जो फॉरेन कंपनीज में भी ऑटोमोबाइल्स में ये नेविगेशन सिस्टम रहता है। जैसे कि इंडिया का हो गया महिंद्रा, या फिर चाइनीज ओन्ड ब्रिटिश ओरिजिन कंपनी जैसे कि मोरिस गैरेज एमजी जिसे जाना जाता है, और लग्जरी जर्मनी बेस्ड कंपनी मर्सिडीज बेंज, ये सब में मैप में इंडिया का नेविगेशन सिस्टम है। तो ये कंपनी लास्ट डिकेड में क्या अचीव किया है? ये जो B2B सेगमेंट है, बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में 80% मार्केट शेयर ये अचीव कर लिया है। मतलब 80% जो B2B सेगमेंट में मैप का रिक्वायरमेंट होता है वो मैप में इंडिया ही फिल करता है। अब ये B2B सेगमेंट क्या है? जब एक इंडस्ट्री का कस्टमर कोई और एक इंडस्ट्री या फिर बिजनेस होता है उसको B2B सेगमेंट बोलते हैं। मतलब ये डायरेक्ट रिटेलर को सेल नहीं करते हैं अपना प्रोडक्ट या फिर सर्विस। ये क्या करते हैं, अपना जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं और एक बिजनेस को। तो ये हो गया B2B सेगमेंट। और जो डायरेक्ट एक अगर कंपनी अपना प्रोडक्ट और सर्विस डायरेक्ट अगर कस्टमर को देता है जो कि रिटेलर है, तो उसको बोलते हैं B2C सेगमेंट। तो ये कंपनी लास्ट डिकेड से 80% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है। और ये अलग कंपनी को, अलग जो कंपनीज होता है उनको अपना मैपिंग रिक्वायरमेंट पूरा करने में हेल्प कर रहा है। तो चलिए कंपनी का जो कैसे स्टार्ट हुआ था उसका बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो 1993 में जब कोको कोला इंडिया आया था और इंडिया में जो कोको कोला थम्स अप को एक्वायर किया और अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा था, तो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि ये इंडिया का जोग्राफिकल कंडीशन इतना पता नहीं था। तो इनका बिजनेस का एक्सपेंशन करने में और अपना रीच पूरा जोग्राफिकल एरिया में बढ़ाने के लिए प्रॉब्लम हुआ था। तो इनको ज़रूरत था एक मैपिंग कंपनी जो इसको, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इनका पूरा एक मैपिंग करके दे सकता है। तो उस टाइम कौन इंटरेस्टेड था? मैप में इंडिया तब प्रॉमिस किया कि इसका सॉल्यूशन ये लोग प्रोवाइड करेंगे। और ये जो B2B सेगमेंट है, बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट, इससे ही कंपनी सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। कंपनी का रेवेन्यू सबसे ज़्यादा इससे ही आता है, क्योंकि कंपनी के पास एक मैसिव डिजिटल डाटाबेस है। और इसका साइज़ क्या है, ये इंडिया का 90% जो 98% रोड है उसको कवर करता है और 65 लाख किलोमीटर कवर करता है रोड को। और ये कंपनी क्या करता है, जैसे कोको कोला हो गया, ऐसे कंपनीज का अपनी बिजनेस ऑपरेशन बढ़ाने के लिए जो जोग्राफिकल मैपिंग चाहिए होता है ये प्रोवाइड करता है। और जैसे टेलीकॉम कंपनीज हो गए, इनको जो नेटवर्क टावर एलोकेट करते हैं उन पे भी मैपिंग की ज़रूरत होता है। और जैसे कि कार मैन्युफैक्चर से हो गया, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस किए, महिंद्रा और जो मर्सिडीज बेंज ये सब हो गया, इनको भी नेविगेशन के लिए
कार में जो नेविगेशन सिस्टम होता है उसके लिए मैपिंग की ज़रूरत है, तो ये सब प्रोवाइड करता है ये कंपनी। और ये जो कंपनी है गवर्नमेंट एजेंसी को भी, ये एजेंसी के साथ भी डील करता है। फॉर एग्जांपल ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, सीबीडीटी जिसे आप जानते होंगे, तो ये ऐसे जो गवर्नमेंट एजेंसी है इनको ये कंपनी हेल्प करता है ये जानने में कि जो अपना देश में किस भाग से कितना टैक्स पेयर आता है और इनकम कैसे हमारे देश में डिस्ट्रीब्यूशन है, जोग्राफिकल मैप के हिसाब से कहाँ से कितना इनकम आता है, कितना टैक्स भरते हैं और कितना लोग जो टैक्स इवेड करते हैं, मतलब टैक्स नहीं देते हैं, वो भी पता चल जाता है। और ये तो सब हो गया, आप ये सब देख के, ये सब हो गया इसका रेवेन्यू सोर्स। ये सब देख के आपको पता लगा होगा कि कंपनी का सॉलिड टॉप लाइन है। टॉप लाइन मतलब क्या? रेवेन्यू, सॉलिड रेवेन्यू होगा। हाँ बिल्कुल, ये सच है, कंपनी के पास अच्छा रेवेन्यू है क्योंकि, और ये कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे FY20 में, तो इसका प्रॉफिट आप नेट प्रॉफिट देख सकते हैं, ये 60 करोड़ के आसपास था। और ये फाइनेंशियल ईयर 22 जो है ये 2 क्वार्टर में ही, सिर्फ Q1 और Q2 मिला के इसका जो नेट प्रॉफिट है 50 करोड़ से भी 50 करोड़ के आसपास है। तो ये कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, जो कि ये 25 करोड़ के आसपास था, उससे भी कम था, ये बढ़ के हो गया 50 करोड़ हो गया सिर्फ 2 क्वार्टर में। तो कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल भी अच्छा है। तो ये सब हो गया गुडी गुडी थिंग्स। सो लेट्स एक्सप्लोर द अदर साइड ऑफ द कॉइन। कंपनी का कंपटीशन कैसा है, या फिर कंपनी का फ्यूचर में चैलेंजेस क्या है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये कंपनी जो इंडस्ट्री में आता है ये बहुत ही एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव है, बहुत कॉम्पिटिटिव है। और ये कंपनी का जो 80% रेवेन्यूस आता है ये सिर्फ 25 कस्टमर से आता है, जबकि ये कंपनी के पास 2000 से भी ज़्यादा क्लाइंट्स है। तो ये कंपनी सिर्फ कुछ ही कस्टमर बेस में अपना ज़्यादा रेवेन्यू के लिए डिपेंड होता है। तो अगर ये जो कुछ बिग कस्टमर होते हैं ये अगर ये कंपनी का बिजनेस नहीं लेते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा उसमें। और गूगल मैप का क्या है, क्या ये बिगेस्ट थ्रेट है ये कंपनी को? क्योंकि गूगल मैप तो आप जानते होंगे हर मोबाइल में है अभी। तो हाँ, ये तो एक बिगेस्ट थ्रेट है, लेकिन ये इतना इजीली भी नहीं है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलिए समझते हैं कैसे। तो गूगल मैप जो है ये B2C सेगमेंट में डोमिनेट करता है। B2C मतलब जैसे मैं बताया बिजनेस टू कस्टमर। तो इसमें क्या होता है, ये जो इंडस्ट्री या फिर एक कंपनी होता है ये डायरेक्ट कस्टमर को अपना सर्विस प्रोवाइड करता है। तो गूगल मैप जैसे हो गया, हम जैसे हो गए, हम जो रिटेलर हो गए, हमें डायरेक्ट ये सर्विस प्रोवाइड करता है। कैसे करता है? गूगल मैप जो है हम इंस्टॉल करने से इसका सर्विस ले सकते हैं ये एप्लीकेशन के माध्यम से। तो ये सेगमेंट में तो कंपनी डोमिनेट कर रहा है, नो डाउट। लेकिन मैप माई इंडिया भी इसको कैचअप करने की ट्राई कर रहा है। तो गूगल मैप को कैचअप करने के लिए ये कंपनी को इंडियन कंज्यूमर को टारगेट करना पड़ेगा। और ये कंपनी ऐसा ही क्या, ये कंपनी लास्ट ईयर एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था जो कि इंडियन कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड करता है। और ये कंपनी का गोल है कि ये कंपनी जो गूगल मैप जो भी सर्विस प्रोवाइड करता है ये सब कुछ प्रोवाइड करेगा और उससे कुछ ज़्यादा ही प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि लास्ट ईयर कोविड-19 पैंडेमिक आया था, तो ये कंपनी क्या किया था, अपनी जो ऐप है इसमें कोविड-19 कंटेनमेंट जोन का भी अपडेट दे रहा था। और जो इंडियन गवर्नमेंट है ये भी कुछ रूल लाया है जो कि बहुत इंडियन और फॉरेन मैपिंग इंडस्ट्री को इफेक्ट करता है। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। तो गवर्नमेंट का जो न्यू रूल है इसके हिसाब से इंडिया का जो प्राइवेट कंपनी से है ये यूज़ कर सकते हैं हाई प्रिसिशन सैटेलाइट इमेजरी, जो कि 1 मीटर से भी कम होगा विदाउट ऑल द ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप। तो 1 मीटर से भी कम प्रिसिशन इमेज के लिए इनको कोई भी ब्यूरोक्रेट की परमिशन नहीं चाहिए। तो इसको और इससे ऐसे समझ सकते हैं कि ये कंपनी
और भी ज़्यादा एक्यूरेट जो इमेज है प्रोड्यूस कर सकता है विथआउट लेस परमिशन, मतलब ज़्यादा परमिशन नहीं चाहिए और ज़्यादा एक्यूरेसी वाला इमेज भी ये प्रोड्यूस कर सकता है। और ये जो कंपनी है ये ऑलरेडी इसरो के साथ जो टाई अप करके काम कर रहा है, इन जो इसरो का सैटेलाइट है उसका डाटा यूज़ करने के लिए। ये तो आपको पता ही होगा, जो इंडिया का आत्मनिर्भर भारत जो योजना है, इसके अंदर इंडिया का जो अपना मैप प्लेटफॉर्म बनाने के लिए मैप माई इंडिया के साथ इसरो टाई अप किया है। लेकिन अगर कोई फॉरेन कंपनी जैसे कि गूगल मैप्स हो गया, ये अगर हाई प्रिसिशन जैसे कि 1 मीटर से कम वाला इमेज प्रोड्यूस करना है तो ये लोग को क्या करना पड़ेगा, इंडिया का एक प्राइवेट कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना पड़ेगा। इंडिया का कोई भी कंपनी के साथ, जैसे कि मैप माई इंडिया हो गया या फिर कोई भी ऐसे मैपिंग कंपनी है, इनके साथ पार्टनरशिप करके ही ये लोग ज़्यादा हाई एक्यूरेसी इमेज प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब अगर गूगल मैप आपको कोई एक पिज़्ज़ा का लोकेशन शो करना चाहता है विथ पिन पॉइंट एक्यूरेसी, जो कि 1 मीटर से भी कम डिस्टेंस वाला होगा, मतलब हाई प्रिसिशन सैटेलाइट इमेज, तो ऐसा दिखाना चाहता है तो गूगल मैप को एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, जो कि मैप माई इंडिया जैसा है। तो ऐसे क्या होता है, इंडियन कंपनीज को बढ़ावा मिलता है। और मैप माई इंडिया जो है ये इतना जो कंज्यूमर के माइंड में इतना सेट नहीं है। ये मैप माई इंडिया शायद आप भी फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, लेकिन ये अपना अर्निंग अच्छा से कर रहा है। कहाँ से? कंज्यूमर सॉल्यूशन से, जैसे कि B2B सेगमेंट में ये 80% मार्केट शेयर कैप्चर किया है। और ये कंपनी के पास बहुत मैसिव चैलेंजेस भी है, क्योंकि ये मैप माई इंडिया कंपनी जो है ये गूगल मैप की तरह बन नहीं सकता है। क्योंकि गूगल मैप क्यों इतना फेमस हो गया, हर मोबाइल में क्यों है? क्योंकि गूगल का जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड, इसके चलते ये क्या कर रहा है, जिसमें भी एंड्रॉयड है इसमें गूगल मैप इनबिल्ट प्रोवाइड कर दे रहा है। इसीलिए गूगल मैप आज हर एंड्रॉयड मोबाइल में है। लेकिन मैप माई इंडिया ऐसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ऐसे टाई अप नहीं किया है, और ये इतना जल्दी पॉसिबल होने वाला भी नहीं है, क्योंकि आजकल ज़्यादा कंज्यूमर एंड्रॉयड ही यूज कर रहे हैं। और ये स्टाटस को, मतलब ये जो ऐसे गूगल मैप का डोमिनेशन है B2C सेगमेंट में, ये जल्दी चेंज नहीं होने वाला है। और ये एक मैसिव चैलेंज है ये कंपनी के लिए। और ये कंपनी को लेके कंज्यूमर के मन में भी मिक्सड रिव्यू है। जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि ये गूगल मैप का अच्छा अल्टरनेटिव है, लेकिन और भी कुछ लोग सोचते हैं कि ये थोड़ा बगी है, क्लटर्ड है और सब ऑप्टिमल है डेली यूज़ के लिए। लेकिन जो भी हो, मैप माई इंडिया जो है ये B2B सेगमेंट में एक अच्छा 80% मार्केट शेयर बनाया है, और ये शायद B2C सेगमेंट में भी ये रेप्लिकेट कर सकता है। सेम जो स्ट्रैटेजी है शायद B2C सेगमेंट में भी रेप्लिकेट कर सकता है। और मैप माई इंडिया जो इसका IPO है ये 9 तारीख को ओपन हो गया है ऑलरेडी, 9 दिसंबर को, और 13 दिसंबर लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। और इसका प्राइस रेंज क्या है, 1000 से 1033 है। और ये कंपनी जो ये टोटल जो है ऑफर फॉर सेल है, मतलब इसका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स वो लोग अपना शेयर सेल कर रहे हैं, मतलब वो लोग एग्जिट कर रहे हैं। लेकिन कोई फ्रेश इशू भी नहीं है, मतलब कोई भी ये जो सारा पैसा ये होगा ये डायरेक्ट इन्वेस्टर के पास चला जाएगा, और कंपनी का अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी फ्रेश शेयर नहीं है। और कंपनी ये बताता है कि कंपनी को अभी कैश ज़रूरत नहीं है, कंपनी के पास सफिशिएंट कैश है अपना एक्सपेंड करने के लिए। लेकिन अगर इतना भी इसका ग्रेट प्रोस्पेक्टस है, तो एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर्स है ये क्यों अपना पोजीशन कट कर रहे हैं? मतलब अगर ये कंपनी के पास अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है तो ऑलरेडी जो इन्वेस्टर्स है वो क्यों एग्जिट कर रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो चलिए IPO के बारे में डिटेल में जानते हैं। ये एक बुक बिल्ट इशू है। बुक बिल्ट इशू में क्या है, एक प्राइस रेंज रहता है, एक कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं रहता है, और इसमें आप डेली सब्सक्रिप्शन स्टाटस चेक कर सकते हैं। इसका फेस वैल्यू कितना है, 2 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है,
और इसका प्राइस रेंज क्या है 1000 से 1033। और मार्केट लॉट क्या है, मतलब एक लॉट में कितना शेयर आता है 14 शेयर आता है। और मिनिमम आप कितना अप्लाई कर सकते हैं एक लॉट के लिए, मतलब 14 शेयर के लिए। और लिस्टिंग कहाँ हो रहा है, BSE NSE दोनों में हो रहा है। और इशू साइज क्या है 1039 करोड़ है। और इसमें से टोटल जो है ऑफर फॉर सेल, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस किए हैं, टोटल जो है OFS है, मतलब सारा इन्वेस्टर या फिर प्रोमोटर के पास चला जाएगा, कंपनी के अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं जाएगा। और QIB के लिए कितना रिजर्व है, 50% रिजर्व है QIB मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, जैसे कि जो सेबी का जो अप्रूव होता है वो इंस्टीट्यूशन है। और रिटेल के लिए कितना है 35% है रिजर्व है। और HNI मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या फिर NII नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसे बोलते हैं, इनके लिए 15% रिजर्व है। तो चलिए IPO का टाइम टेबल देखते हैं। IPO ओपन कब हो रहा है, दिसंबर 9 तारीख को। IPO क्लोज कब हो रहा है, दिसंबर 13 तारीख को। और ये शेयर आपको अलॉट कब होगा, दिसंबर 16 को। और अगर अलॉट नहीं होगा तो रिफंड कब होगा, दिसंबर 17 तारीख को। और अगर अलॉट हुआ है तो वो शेयर आपको डीमैट अकाउंट में कब क्रेडिट होगा, दिसंबर 20 तारीख को। और IPO स्टॉक एक्सचेंज में कब लिस्टिंग हो रहा है, दिसंबर 21 तारीख को। तो चलिए IPO का लॉट साइज जानते हैं। मिनिमम आप 14 शेयर एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 14 शेयर होता है। और कट ऑफ प्राइस जो 1033 है उसके हिसाब से आपको मिनिमम 14,462 रुपया चाहिए। और मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 182 शेयर होता है। और 1,88,006 रुपया आपको चाहिए 13 लॉट अप्लाई करने के लिए। तो प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग क्या है, IPO इशू से पहले 61% था और इशू के बाद हो जाएगा 53%। तो चलिए देखते हैं कंपनी का डे 1 और डे 2 में क्या क्या सब्सक्राइब हुआ था, सब्सक्रिप्शन स्टाटस। तो QIB सेगमेंट 0.46 से 4 टाइम सब्सक्राइब हो गया ऑलरेडी। NII सेगमेंट 1 टाइम हुआ था और डे 2 में 6 टाइम्स हो गया। और रिटेल सेगमेंट 3 टाइम्स से 7 टाइम्स हो गया। और ओवरऑल हम देखेंगे तो डे 1 में 2 टाइम सब्सक्राइब हुआ था और डे 2 में 6 टाइम सब्सक्राइब हो गया। तो ये आप देख सकते हैं डे 2 तक सब्सक्राइब किया हुआ है। और कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, 8 दिसंबर को इसका GMP 800 रुपया था 1033 के ऊपर 800 रुपये। फिर 9 दिसंबर को 800 रुपया था, 10 दिसंबर को ये बढ़ के 900 रुपया हो गया। और 11 दिसंबर को ये बन गया 1000 रुपया। मतलब 1033 में 1000 रिटर्न मिल सकता है ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से, मतलब ऑलमोस्ट 100% रिटर्न है। लेकिन इसका जो GMP और सब्सक्रिप्शन सब देख के एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मैप में इंडिया 90% रिटर्न मतलब लिस्टिंग गेन दे सकता है लिस्टिंग के दिन ही। तो फ्रेंड्स ये है वीडियो का अंत। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और वीडियो से पहले आपके मन में जो भी डाउट था सब कुछ क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और आपके मन में कुछ क्वेश्चंस या फिर सजेशंस है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहूँगा। और सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आप इजी फाइनेंस प्लस को FB और इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर, साइनिंग ऑफ।